नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सुकड़े। आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले विस्कोसिटी के बारे में। ओके, तो देखिए, विस्कोसिटी हमारे पास वर्ड है। ये वर्ड जो है दो चीजों से बना हुआ है। पहला है विस्कस और दूसरा सिटी। ओके, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। पहले देखते हैं विस्कस का। विस्कस क्या होता है? एक विस्कस होता है जो एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। विस्कस एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो ग्लू। ओके, ग्लू को हम कह सकते हैं कि विस्कस है। विस्कोसिटी आती कहाँ से, एक जनरेट क्यों होते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है हम पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है देखिए, इट इज अ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्या कह रहा है? इट इज रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्या कहा यहाँ पर? इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को, फ्लूइड के फ्लो को, फ्लूइड के बहाव को जो रोकने की प्रॉपर्टी होती है, रोकने का काम कौन करता है? विस्कोसिटी करता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है यहाँ से? फ्लूइड के फ्लो को रोकने का काम कौन कर रहा है? विस्कोसिटी। ओके, तो देखिए पहला हम देखते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है देखिए, फ्लूइड की डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है देखिए, एनी सब्सटेंस which can flow। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है, बह बह सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर फ्लूइड देखा जाए तो हमारे पास सब्सटेंस कौन से हैं? हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से मुझे एक बात बताओ, इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से फ्लूइड कौन कौन से होंगे? यहाँ पर सॉलिड, सॉलिड बह सकता है क्या? नहीं बहेगा। एक सॉलिड क्या होता है? रेस्ट पोजिशन पे ही टिका होता है, टिका होता है, मतलब मूव नहीं हो सकता वो एक सॉलिड, सॉलिड की वजह से। तो ये तो बह नहीं सकता। बट यहाँ पर देखिए लिक्विड, लिक्विड इज अ फ्लूइड। हम ऑलरेडी इसे फ्लूइड एज ए लिक्विड हम पढ़ते हैं। ओके, फ्लूइड बह सकता है, लिक्विड बह सकता है। अगर वाटर का एग्जाम्पल ले तो वाटर, वाटर कैन फ्लो। अब गैसेस, गैसेस कैसे फ्लूइड हो सकता है देखिए। आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है या सीएनजी गैस है या परफ्यूम या अमोनिया, या अमोनिया होता है। अब ये सारे जो गैसेस होते हैं, एक लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड गैसेस है और ये लिक्विड लिक्विड एज अ फ्लूइड ये बिहेव करते हैं एट रूम टेम्परेचर को देखेंगे तो सारे के सारे जितने भी लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड गैसेस है, जिसे कॉम्प्रेस किया गया है लिक्विड के फॉर्मेट में, ये घर के एलपीजी, सीएनजी, परफ्यूम, सारे के सारे ये सारे लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड गैसेस होते हैं। बट अगर इसे मुझे फ्लूइड कहना है तो मुझे एक इसकी कंडीशन है, ये एट रूम टेम्परेचर पे हम इसे गैसेस कह सकते हैं, सिर्फ एट रूम टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के तक। ओके, अब हमने देख लिया फ्लूइड कौन कौन से, लिक्विड एंड गैसेस। अब देखो फ्लो क्या होता है। फ्लो देखिए क्या होता है। फ्लो होता है कि रिलेटिव द रिलेटिव रिलेटिव चेंज इन change in position of particles, change in particles of fluid with respect to time। फ्लो क्या होता है? द रिलेटिव चेंज इन पोजिशन, पोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं किसके? पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड के। फ्लूइड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन तक जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। ओके, देखिए ये यहाँ पर मोलिक्यूल है, एक पोजीशन से मॉलिक्यूल यहां पर जा रहा है दूसरे पोजीशन पे। ओके, मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? इस पोजीशन पे था और थोड़ी देर के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद ये टू नंबर पोजीशन पे आ गया। मतलब यहां से फ्लूइड ने क्या किया? पोजीशन चेंज किया। फ्लूइड के पार्टिकल्स ने क्या किया? यहाँ पर एक पे था, फिर टाइम के साथ साथ ये दो पे आ गया। और यहाँ से आपको पता चला फ्लो क्या है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो आपको सबको पता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रोकने वाला, मतलब एक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रोकना। ओके, रोकना, रेजिस्टेंस को हम कहते हैं। अब देखिए
ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी की डेफिनेशन तो हमने देख ली, क्या है, इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। बट ये विस्कोसिटी आती कहाँ से, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, अब हम पढ़ने वाले। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो विस्कोसिटी जनरेट करते हैं फ्लूइड में। ओके, देखिए पहला पहला लेते हैं हम लिक्विड के लिए। हमने किस किस के लिए देखा था, पहला एक लिक्विड के लिए और एक गैसेस के लिए, राइट। फ्लूइड हमने दो दो फ्लूइड है ना, लिक्विड भी फ्लूइड है, गैसेस भी फ्लूइड है। तो पहले देखते हैं लिक्विड में ऐसी कौन सी चीज है उससे लिक्विड लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी जनरेट होती है। तो पहला तो इसके पीछे का रीजन है कोहेजिव फोर्स। इसके पीछे का रीजन कौन सा है, कोहेजन और कोहेजिव फोर्स। अब देखिए कोहेजिव फोर्स की डेफिनेशन देखिए क्या है। कोहेजिव फोर्स कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction the force of attraction between molecules of fluid, क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड ऑफ सेम सब्सटेंस। कैसा, सेम सब्सटेंस। यहां पर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स हैं, सेम सब्सटेंस। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड वाटर वाटर मैंने कंसिडर किया है तो मैं सिर्फ वाटर के बारे में ही पढ़ाई करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं ऑयल और लिक्विड, ऑयल एंड वाटर एक साथ मिक्स करके उसको मैं पढ़ नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम सब्सटेंस का मतलब क्या है, वाटर के ही मोलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस की ही मोलिक्यूल्स। अगर मैंने यहाँ पर वाटर के मोलिक्यूल्स कंसिडर किए, ये तीन मोलिक्यूल्स में कंसिडर करता हूँ वाटर के, इन तीनों में क्या कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे खींच रहे हैं, एक दूसरे खींचने की प्रॉपर्टी है। देखिए कैसे, ये मोलिक्यूल इसको खींच रहा है, ये मोलिक्यूल इसको, ये मोलिक्यूल इसको और ये मोलिक्यूल इसको। आपने एक वो एक गेम है, रस्सी से एक दूसरे खींचते हैं ना, ऐसे यहाँ पर इस साइड 10-12, इस साइड 10-12, और 10-12 इंसान क्या कर रहे हैं, एक रस्सी को खींच रहे हैं। उस रस्सी को जब आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में दोनों तरफ से खींचेंगे, तब देखिए वो जो पर्सन है, वो जो प्लेयर्स है, वो एक दूसरे उस जगह से हिलेंगे नहीं, मतलब एक ही जगह पर वो रेस्ट पोजिशन पे आ गए। तब रस्सी भी उसी जगह पर है और जो प्लेयर्स है वो भी एक ही जगह पर है। अगर अगर किसी एक साइड से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्ट फोर्स ज्यादा हो गया तो वो चेंज हो सकती है, उसकी मूव कर सकता है, राइट, मूव हो सकते हैं। बट अगर सेम अमाउंट में दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तब प्लेयर्स भी एक दूसरे की जगह से हिल नहीं सकते और रस्सी भी नहीं हिलेगी। यहाँ पर देखिए वैसे है कंसेप्ट। अगर इन मॉलिक्यूल्स में द फोर्स सेम लग रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स उस जगह से हिलेंगे ही नहीं, मूव नहीं होंगे। तो अगर मूव नहीं होंगे तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन देखी थी, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड का फ्लो क्या हो रहा है, रोक रहा है, फ्लूइड फ्लो ही नहीं हो रहा। इन दोनों में इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये मोलिक्यूल्स एक जगह से हिल ही नहीं सकते। इसीलिए हमारा जो डेफिनेशन देखिए वहां पर मैंने क्या लिखा था, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को बहने से रोकता है। तो यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स है इन दोनों के, इन पार्टिकल्स के बीच में, ये रोक रहा है, एयर क्या इसके फ्लूइड के फ्लो को रोक रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, विस्कोसिटी। तो कोहेसिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी इन द लिक्विड। लिक्विड के लिए विस्कोसिटी, जो कोहेसिव फोर्स है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विस्कोसिटी के लिए। अब देखिए गैसेस में कौन सा फोर्स है या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो विस्कोसिटी जनरेट करती है। अब गैसेस में होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, देखिए ये क्या होता है इंटरमोलिकुलर। अब गैस के पार्टिकल्स देखोगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एक दूसरे से फ्रीली मूव करते हैं। बट इंटरमोलिकुलर मैंने क्या कहा, एक ही गैस के मोलिक्यूल्स। ओके, एक मीथेन लिया तो मीथेन के मोलिक्यूल्स, अगर पेंटेन लिया तो पेंटेन की मोलिक्यूल्स, अमोनिया लिया तो अमोनिया मोलिक्यूल्स। अब एक ही मोलिक्यूल्स के एक ही सब्सटेंस के, एक ही गैस के मोलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं। मोमेंटम का मतलब क्या है,
अगर कोई पार्टिकल्स, ये देखिए, अब देखिए ये पार्टिकल है, ये गैस के पार्टिकल्स, ओके, मैं यहाँ पर लेता हूँ ऐसे, क्योंकि एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब देखिए ये पार्टिकल्स इसको जाके टकराएगा, ओके, ये क्या कर रहा है, अब फ्री टू मूव है ना, ये सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे फ्रीली। अब जब घूम रहे होते हैं तब ये पार्टिकल्स क्या करेगा, इसको जाके टकराएगा, मतलब इसमें जो वेलोसिटी थी उसने क्या किया, इसमें जो मोमेंटम था वो उसने क्या किया, इसको डोनेट किया, मतलब इसको इसको जब इसे वो टकराएगा तब ये मूव होगा, बट ये रेस्ट पोजिशन पे आ जाएगा। जब ये मोलिक्यूल्स इसको टकराएगा तब ये रेस्ट पोजिशन पे आ जाएगा, ये मूव होगा। अब ऐसे सारे करके सारे के सारे मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे और टकराने के बाद रेस्ट पोजिशन पे आ जाएंगे। अब जब रेस्ट पोजिशन पे आते हैं तो गैस मूव होगी क्या, नहीं होगा, गैस मूव होगी क्या, नहीं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से विस्कोसिटी का मीनिंग क्या है, इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के फ्लो को रोकना। तो गैसेस क्या है, फ्लूइड है। और फ्लूइड क्या हो रहा है, अगर एक ही जगह पर सारे के सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे तो गैस मूव नहीं होगी, ओके, गैस मूव नहीं होगी। तो इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी इन द गैसेस में ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विस्कोसिटी के लिए, ओके। तो हमने देखा लिक्विड एंड गैसेस में विस्कोसिटी कहाँ से आती है, ऐसे कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा साइंस है इसके पीछे, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हमने देख ली। तो हम पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखिए मैं एक सरफेस लेता हूँ, उस सरफेस पे मैं एक कैनल लेता हूँ, कैनल, कैनल का एक ग्राउंड है, नीचे का सरफेस है कैनल का, और वहां पर पानी बह रहा है कैनल में, कैनल में पानी बह रहा है। अब आप गए तैरने कैनल में, आप स्विमिंग करने के लिए गए, आप स्विमिंग करने के लिए जब इस पानी के अंदर उतरे तो आपका मुंह बाहर था, पानी से बाहर, आपकी छाती जो थी उस ऊपर के पानी के बहाव के एग्जैक्ट वही पर थी, ओके, यहाँ पर इस पोजीशन पे थी, ऊपर के बहाव के ऊपर जो लेयर था पानी का उस पर आपकी पोजीशन पे आपकी छाती थी। अब आपका पैर डायरेक्टली आपका पैर नीचे पहुंच गए, ओके। अब जब आप देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके लेग्स को अगर देखोगे तो जब वेलोसिटी ऑफ वाटर होती है आपके लेग्स पे, जब महसूस करोगे तब बहुत कम होती है, वहां पर क्या होता है, सबसे कम जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर लेग्स पे कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ के मोलिक्यूल्स इसको चिपक चिपक के चलते हैं, कैसे चलते हैं, ऐसे टच करके करके, मतलब यहाँ पर ये जो ग्राउंड है वो क्या कर रहा है, इस मोलिक्यूल्स को रोक रहा है, ये ग्राउंड क्या कर रहा है, इस मोलिक्यूल्स को रोक रहा है, इसकी वेलोसिटी को रोक रहा है। तब यहाँ के अगर यहाँ के रुक गए तो थोड़े से ऊपर के ही रुक जाएंगे, थोड़े थोड़े से ऊपर के भी रुक जाएंगे, तब आपको महसूस होता है कि आपके पैरों पे या आपके लेग्स पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो बहुत कम है। बट जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे इस वाइड डिस्टेंस के साथ साथ, तब आपको यहाँ पर देखिए छाती के लेवल पे आपको एक महसूस होगा कि एक वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का जो बहाव है आपको लेके जा रहा है, आपकी छाती के ऊपर जोर से लग रहा है, आपके सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है, उस पानी के ऊपर के सरफेस पे। अब ऐसा क्यों, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाओगे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसको क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको कहते हैं हम वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल, ओके, इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल। जैसे जैसे आप वाइड डिस्टेंस कवर करते जाओगे, जैसे ऊपर ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, इसकी ये जो लेयर है ये थोड़ा सा कम बहेगी, मतलब इसकी इसकी इस लेयर की वेलोसिटी कम होगी, बट इसकी जो वेलोसिटी होगी, इस लेयर की वेलोसिटी होगी इससे ज्यादा होगी। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी इस लेयर की इससे ज्यादा होगी, इसकी जो वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाओगे आपकी छाती के लेवल पे आपको एक फोर्स लगेगा, वो जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड की वेलोसिटी की वजह से
आपके ऊपर छाती के ऊपर पानी का प्रेशर आता है, ऐसे लगता है ना, तभी आप बह जाते हो। नहीं तो आप यहाँ पर देखिए, आप पैरों पे ऐसे खड़े होंगे तो पैर आपके हिलते नहीं है, एक ही जगह पर है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है वहां पर तो प्रेशर नहीं है सबसे ज्यादा। मतलब वेलोसिटी कम होने की वजह से आपके पैर हिल नहीं रहे। बट यहाँ पर सरफेस पे जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की ज्यादा होने की वजह से आपकी छाती पे लगने की वजह से आप ऐसे हिल रहे, मूव हो रहे उस जगह से। तो इसके पीछे का क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वेलोसिटी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। हम देखो इसी कंसेप्ट को अगर हम डीप में देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ ने जो हमें डेफिनेशन दी थी, या न्यूटन्स लॉ ने, ये सरफेस, ओके, ये सरफेस, पानी का बहाव, पानी है, पानी का बहाव है, ओके। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, फिर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को ताड़ रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल्स को देख रहा है कि ये कैसे बिहेव करता है। अब मैंने क्या कहा था, जब ग्राउंड पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीमे धीमे मूव हो रहे हैं, धीमे धीमे हो रहे हैं, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी निग्लिजिबल कह सकते हैं हम, उसे जीरो कह सकते हैं। इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो कहेंगे। अब जैसे जैसे वाई डिस्टेंस कवर करते जा रहे हो, हम इमेजिन करते हैं कि छोटा डिस्टेंस डी वाई, इतना डिस्टेंस हम चले गए ऊपर की तरफ। जब हम ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तब ये जो मोलिक्यूल्स क्या कर रहा है, इस जगह पर था और ये भी मोलिक्यूल्स इस जगह पर था, और टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, ये मोलिक्यूल इसको देख रहा है, बट ये मोलिक्यूल इसी जगह पर है, इसकी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से, ग्राउंड पे होने की वजह से। जैसे ये क्या करेगा, ये मोलिक्यूल्स टाइम के साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब टाइम के साथ साथ यहाँ पर क्यों, वेलोसिटी ज्यादा है यहाँ पर। अब वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये जो फ्लूइड के मोलिक्यूल्स है यहाँ से यहाँ तक गया, ओके, यहाँ से यहाँ तक गया। मतलब इसने क्या किया, टाइम के साथ साथ इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। बट वो जो डिस्प्लेसमेंट था छोटा सा था, हमने सिर्फ छोटे से डिस्टेंस के लिए हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम कहते हैं डीएस। डीएस इतना डिस्प्लेसमेंट किया उसने टाइम के साथ साथ। अब देखिए हम यहाँ पर प्रोफाइल खींचते हैं, इसकी प्रोफाइल देखिए, मॉलिक्यूल्स एक साथ थे, फिर थोड़ी देर के बाद इसने डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ तक चला गया, डीएस इतना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, ओके। अब यहाँ से हम इसको लाइन खींचते हैं, ओके। अब हमने देखा कि इसने तो यहाँ से यहाँ चला गया, बट ये जो मोलिक्यूल्स है ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये जो मोलिक्यूल है ये और थोड़ी देर पे और थोड़े कुछ टाइम के साथ साथ, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर था तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा, और इसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा। मतलब पोजिशन ऑफ, ये जो पोजिशन है मोलिक्यूल्स की ये कांस्टेंट नहीं है, एक ही जगह पर नहीं है, इसका जो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब जब टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रहे थे तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। फ्लो की डेफिनेशन मैंने क्या कही थी कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तब हम यहाँ कह सकते हैं कि मोलिक्यूल्स क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, ओके। तो उसने क्या किया, यहाँ पर छोटा डिस्प्लेसमेंट किया, कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है ये कांस्टेंट नहीं है एक जगह। तो हमने एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने एक चीज पढ़ी थी, उसका नाम है शेयर स्ट्रेस, ओके। उसका नाम क्या है, शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेन। अब देखिए वो कंसेप्ट यहाँ पर कैसे लागू होता है, ओके, इंप्लीमेंट कैसा होता है देखिए। अब इनमें जो होता है ना, ये जो फ्लूइड का लेयर है, ऊपर के लेयर है, जब ऊपर का लेयर बहता है शेयर फोर्स की वजह से, ऊपर का ये जो लेयर है वो बहता है शेयर फोर्स की वजह से। अब शेयर फोर्स क्या होता है देखिए, शेयर फोर्स क्या होता है, ये नीचे का लेयर है, ओके, ये कंसीडर कीजिए, ये लेयर है और इसको लेग के चल रहा है ऊपर का, ये वाला और ये वाला है। ये वाला कौन सा है, नीचे का, ये वाला ऊपर का।
अब नीचे वाला लेयर क्या हो रहा है, इसको चिपक के चल रहा है, बट इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होने की वजह से धीरे धीरे चल रहा है। अब इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है बट फास्ट हो रहा है, मतलब ये धीमे चल रहा है बट ये फास्ट चल रहा है। नीचे वाला धीमे है, धीरे धीरे चल रहा है, बट ऊपर का फास्ट है। अब इन दोनों में कांटेक्ट की वजह से, इन दोनों में जो होता है ना ये कांटेक्ट, वहां पर शेयर फोर्स जनरेट होता है। शेयर फोर्स जनरेट होने की वजह से वहां पर क्या, शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कौन सा होता है, शेयर स्ट्रेस। तो ये जो फोर्स है, फोर्स कौन सा है, शेयर फोर्स। ओके, तो शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है यहाँ पर, उसका नाम है शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। अब देखिए, आपने एक एग्जैक्टली इमेज आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी है। तो देखिए यहाँ से इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, अब इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, डेल्टा एस डी एस इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेन, इस एंगल को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेन। अब ये एंगल जो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, शेयर फोर्स की वजह से। और शेयर फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है। और शेयर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन लग रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, शेयर स्ट्रेन, ऑब्वियसली। अब देखिए, अब यहाँ पर डीएस इतना डिस्प्लेसमेंट किया है इसने, तो डीएस डी थीटा इतना डी फाइव, ओके, स्ट्रेन को हम फाइव से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेन, इसको हम डिनोट करते हैं फाइव से। ओके, तो शेयर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम टाउ से। अब डी फाइव इतना क्या किया उसने, एंगल मूव किया, यहां से यहां तक जाने के लिए जितना एंगल मूव किया उसने क्या किया, स्ट्रेन किया डी फाइव इतना। ओके, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, ये जो रिलेशन है हमने देखा है बहुत बार, आपने पढ़ा भी होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम। अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डीएस इन डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, डीवी इनटू dt। अब देखिए वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, मैंने यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी ली थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, पर यहाँ पर भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं इसकी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, डी यू डी टी, मतलब डीएस के बदले में क्या क्या लिख सकता हूँ, डी यू डी टी लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी यू डी टी। और देखिए स्ट्रेन, हमने एक बात पढ़ी है कि हुक्स लॉ, हुक्स लॉ तो आपने सबने पढ़ा है कि हुक्स लॉ क्या कहता है, अगर कोई पोजीशन लीनियरली वैरी कर रही है स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में वैरी कर रही है और उसका ग्राफ लीनियर आ रहा है, तब उसको क्या कह सकते हैं हम, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस क्या, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो लॉ है हुक्स लॉ, यहाँ पर वैलिड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पोजीशन है, मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है वो बार बार चेंज होती जा रही है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन के लिए वो बार बार चेंज होती जा रही है। डी फाइव की जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो बार बार चेंज होती जा रही है, राइट। तो चेंज होने की वजह से यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हुक्स लॉ फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर मुझे तो क्या करना है कि मुझे जो टर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो टर्म दिया था कि मुझे एक टर्म निकालना है, उसपे मुझे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लगने वाले हैं दोनों। मेरे पास क्या है, शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेन है। अब ये दोनों चीजों के लिए मुझे एक रिलेशन निकालना होगा, और रिलेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेस, इस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, बट वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन। मतलब shear स्ट्रेन, ये जो इसकी वैल्यू है डी5 की, वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है। तो अब हम इसकी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या हो सकता है इसका। अब एक बात मुझे पता है, एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर मैं अगर tan डी थीटा लूं तो क्या होगा। tan का हमें tan का इक्वेशन क्या है, देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, ds अपॉन
एडजेसेंट साइड कौन सी है, डी वाई। ओके, अब ऑलरेडी डी थीटा नहीं है, डी फाइव। ओके, डी फाइव ऑलरेडी जो डी फाइव है वो बहुत छोटा सा है, तो टैन डी फाइव अगर छोटा है तो छोटे में छोटा हो गया, तो इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, डी फाइव लिख रहा हूँ ओनली डी एस अपॉन डी वाई। ओके, डीएस के अगर डीएस के बारे में, डीएस के बदले में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है डी इंटू डी टी। ओके, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डी इंटू डी टी अपॉन डी वाई। ओके, एडजस्ट करके लिखिए, एडजस्टमेंट करिए, डी इंटू डी टी अपॉन डी वाई। डी टू को मैं क्या करता हूँ, इसकी तरफ इस तरफ लेके आता हूँ, डी फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। अब देखिए मेरे पास क्या मिला, मुझे क्या मिला, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, मतलब जो फाइव की वैल्यू है किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ। मुझे यहाँ पर एक मुझे मिला ये रिलेशन जो है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, मुझे आरएचएस मिला डी फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल डी यू अपॉन डी वाई। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर वर्ड में लिखूं तो क्या होता है, देखिए रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, rate of shear strain is equal to change in velocity, upon distance। क्या हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहां से हमें क्या मिला, इक्वेशन मिला डी थीटा अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल डी वाई अपॉन डी यू बाय डी वाई। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए, क्योंकि हम इसको आगे जाके एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाले। ओके, यहाँ से ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ईएससी के लिए और गेट के लिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इसको हम एक और लैंग्वेज में हम अगर इसको एक और सेंटेंस में हम देख सकते हैं, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, इस रिलेशन को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास मिला हमें डी फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल डी वाई अपॉन डी वाई। तो मैं इसे यहाँ से खत्म कर देता हूँ, खत्म। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या है, डी फाइव अपॉन डी टी। अब मुझे एक प्रोपोर्शनल साइन हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए मैं करूंगा एक कांस्टेंट का यूज करूंगा, उस कांस्टेंट का नाम है म्यू। ओके, अब म्यू क्या होता है, म्यू का मतलब क्या लिखिए, म्यू का मतलब है डायनामिक विस्कोसिटी। उसका नाम क्या है, इस म्यू का नाम क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी। अब देखिए हमारे पास विस्कोसिटी है वो दो है, एक ए वाला विस्कोसिटी और एक ए वाला। ये विस्कोसिटी जो है डायनामिक विस्कोसिटी है और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दिख नहीं रहा होगा आपको। ओके, इसे म्यू कहते हैं, इसे न्यू कहते हैं। अब ये जो है डायनामिक विस्कोसिटी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। और मैंने प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने म्यू ही क्यों लिखा, मैं न्यू भी लिख सकता था, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो डायनामिक विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी हम स्टडी करते हैं फोर्स का, मास का। ओके, डायनामिक विस्कोसिटी में क्या करते हैं, फोर्स का, मास का हम स्टडी करते हैं। और ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसमें हम सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क के बारे में हम स्टडी करते हैं। और देखो म्यू क्या कहता है, यहाँ पर म्यू का सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यू है, म्यू क्या कहता है कि मुझे फोर्स चाहिए ताकि उस फ्लूइड को किसी सर्टेन रेट से फ्लो करने के लिए मुझे ऐसा कितना फोर्स, म्यू क्या कहता है कि मुझे ऐसा कितना फोर्स चाहिए तो उस फोर्स की वजह से मैं एक सर्टेन रेट से उस फ्लूइड को फ्लो कर सकता हूँ। इस बात को कौन डिफाइन करता है, म्यू डिफाइन करता है। क्योंकि म्यू क्या कहता है कि मुझे एक
फ्लो को सर्टन रेट से फ्लो करना है और उसके लिए मुझे कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में बताता है म्यू। तो यहाँ पर मैंने वैसे लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर म्यू लिखा है। ओके, मैंने नहीं, इन्होंने उन्होंने म्यू लिया। यहाँ पर म्यू न लेने की वजह से सिर्फ ये डिफरेंस है। ओके, इन दोनों में। तो देखिए हमारे पास रिलेशन आया टाउ इज इक्वल टू म्यू डी फाइव अपॉन डी टी। अब देखो डी फाइव अपॉन डी टी आपने यहाँ पर देखा है, कुछ लिखा है डी यू अपॉन डी वाई। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब मेरा इक्वेशन जो है कंप्लीट हो गया, डी वाई। अब यहाँ से मेरा जो इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो इक्वेशन लिखा है हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, यहाँ से मुझे इक्वेशन मिला। अब जरा म्यू के बारे में देखते हैं। म्यू क्या है? म्यू को हम कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी। अगर मुझे इसकी यहाँ से मुझे इसके रिलेशन निकालना होगा तो क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू बाय डी वाई। तो देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए म्यू सॉरी यू क्या है? वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, और वाई क्या है? मीटर, डिस्टेंस है वाई, तो मीटर। मीटर को मीटर यहाँ से कैंसिल हो गए। अब मेरे पास बचा क्या? न्यूटन, सॉरी, ओके। अब देखिए यहाँ से मेरे पास बचा क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वन अपॉन सेकंड। ओके, अब ये जो सेकंड है डिनोमिनेटर का सॉरी इसके नीचे का नीचे है, तो नीचे क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल्स। पास्कल, पास्कल इंटू सेकंड। ओके, देखिए म्यू का यूनिट क्या है हमारे पास? पास्कल इंटू सेकंड। इस तरह का नहीं। अब देखिए हमारे पास यूनिट क्या आया? पास्कल इंटू सेकंड। तो म्यू का यूनिट यहाँ से हमें क्या लिखा? पास्कल इंटू सेकंड। ये हुआ हमारा एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट। अगर मुझे सीजीएस यूनिट लिखना है तो क्या लिखूंगा इसका? पास्कल्स को सीजीएस यूनिट में लिखा जाए तो क्या कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिए यहाँ से न्यूटन को हम सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। ओके, हमने इसे लिखा। अब इन सारी चीज को हम एक वर्ड से कन्वर्ट करते हैं, उसका नाम पॉइस। इस चीज को हम क्या कहते हैं? पॉइस कहते हैं। पॉइस। ओके, अब देखो 1 पॉइस इक्वल सॉरी 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। ओके, तो जरा वैल्यू ध्यान में रखिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेट एंड ईएससी के लिए सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है कि 1 पास्कल सेकंड हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, 2 मार्क के न्यूमेरिकल में। तो 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइस होता है। ओके, तो हमने देखो आज हमने कंप्लीट किया विस्कोसिटी प्लस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। ओके, तो